लर्न हियर, हमने ये सीखा यहाँ पे कि बेसिकली आपका जो ये कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 4 है, ये चार कॉम्प्लेक्स, दे आर द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर पाथ, इलेक्ट्रॉन कैरिंग पाथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। एंड कॉम्प्लेक्स 5 इट हैज सम अदर रोल, ठीक है, वो एटीपी बनाता है। एंड आपको ये बात पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन उठाता है NADH2 से, कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन उठाता है सक्सिनेट से, एज यू कैन ऑलरेडी सी। एंड कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन को पास करता है यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन फिर उसको पास करता है कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 फिर उसको पास करता है साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C फिर उसको पास करता है कॉम्प्लेक्स 4 में। एंड इवेंचुअली द कॉम्प्लेक्स 4 passes the electron to the last electron acceptor, क्या वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हियर, ओके। एंड इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड इनटू वाटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये बात कि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहा है एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में, व्हाई? बिकॉज जितना वो आगे जाएगा उतना ही उन जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टर्स का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर, मतलब दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन NADH2 के पास, सक्सिनेट के पास, दे वर हाईली डिस्टेबलाइज्ड, ठीक है, एक्साइटेड थे। एंड एज इलेक्ट्रॉन्स रीच ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन से गेटिंग स्टेबलाइज, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अपना क्या फाइनल जो सोलास या मतलब स्टेबिलिटी वो अचीव कर लेता है, ठीक है। नाउ बात ये है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग स्टेबल, इन एवरी सिंगल टाइनी स्टेप दे रिलीज सम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। एंड ये जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी वो रिलीज करे, वो एनर्जी कौन यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 खाली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ही नहीं है, 1, 3 एंड 4 प्रोटॉन पंप्स भी है। और वो एटीपी वाला एनर्जी यूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन का फ्री एनर्जी वाला जो एनर्जी है उसको यूज करते हैं। एंड वो क्या करते हैं? दे पंप द प्रोटॉन्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कैसे? फ्रॉम द mitochondrial matrix to the perimitochondrial space. They pump the protons across the inner mitochondrial membrane, and eventually जब perimitochondrial space में protons accumulate हो जाएगा, protons concentration will be more in the perimitochondrial space, वहां पे एक pH क्या बन जाएगा आपका? प्रोटॉन जा रहा है, obviously आप जानते हो it will become acidic in nature, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल जो आपका मैट्रिक्स है वहां पे अल्कलाइन आ जाएगा, वहां पे हायर pH होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस तो है ही, प्लस चार्जेस का डिफरेंस है, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड योर प्रोटॉन ग्रेडियंट। एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी बोल सकते हो, प्रोटॉन्स वांट टू गो बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड हु वुड अलाउ द प्रोटॉन्स टू गो? प्रोटॉन्स वुड बी अलाउड टू गो आउट बाय मींस ऑफ प्रोटॉन चैनल, जिसको हम F0 प्रोटीन बोल रहे हैं। एंड ये जो प्रोटॉन चैनल है वहां पे प्रोटॉन्स अलोंग द ग्रेडियंट मूव करते हैं। एक सिंपल सा सिनेरियो ये है, आप हमेशा याद रखना लाइफ में, whenever something moves against the gradient it consumes energy। जो हमने देखा प्रोटॉन पंपिंग, वो इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। एंड whenever something moves along the gradient, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा, rather it releases it, ठीक है। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या प्रोटॉन बाहर आ रहा है along the gradient, that means what? Energy will be released। And as the energy is released, वो एनर्जी F0 का एक पार्टनर है, क्या नाम है उसका? F1 एटीपी सिंथेज, जो मैट्रिक्स की तरफ होता है, हमेशा मैट्रिक्स की तरफ, I already told you that is very important, ठीक है। तो F1 एटीपी सिंथेज उस फ्री एनर्जी को यूज करता है, अपना कॉन्फॉर्मेशन को हल्का सा चेंज करता है, अपना 3D स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करता है। ऐसे चेंज करता है कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट करके एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। That's all you need to know, and this is the reason why we are calling it oxidative and phosphorylation, okay। What do you have to know? हमें क्या पता होना चाहिए कि for every pair of proton, मतलब every 2 protons के लिए, 1 pair of proton या 2 protons के लिए, there is synthesis of 1 ATP molecule. That's a rule you have to remember. Okay, so मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ प्रोटॉन और फॉर 2 प्रोटॉन्स 1 एटीपी सिंथेसिस होता है। मतलब एवरी पेयर प्रोटॉन जैसे वो F0 के थ्रू बाहर आएगा, अपना फ्री एनर्जी रिलीज करेगा, एक एटीपी आपका साथ में बनेगा, ठीक है। नाउ ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज को समझने के लिए। लेट्स सी, तो लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि कॉम्प्लेक्स 1 को रन होने दिया, कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं रन किया। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 को रन होने दिया जो सिर्फ NADH2 को यूज करता है, तो देखा कि 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 5 प्रोटॉन पंपिंग, ठीक है। मतलब अगर खाली NADH2 यूज हो तो अप्रोक्सीमेटली 5 प्रोटॉन को पंप करता है। 5 प्रोटॉन को हम कैसे लिख सकते हैं?
हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.5 into 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। और हमें ये पता है कि 2 प्रोटॉन्स के लिए आपका एक एटीपी बनता है, तो 2.5 into 2 प्रोटॉन्स के लिए कितना एटीपी बनेगा? सो ऑब्वियस अब इस फिगर को हम नॉर्मलाइज करके लिखते हैं 3 ATP। तो इसका मतलब क्या है? 1 NADH2 इट इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। मतलब जब भी इस खाली पंप मतलब कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है, खाली NADH2 यूज होता है, तो टेक्निकली 5 प्रोटॉन अंदर जाता है, ठीक है। एंड हम जानते हैं अगर 2 प्रोटॉन के लिए एक एटीपी है तो 5 प्रोटॉन के लिए कितना एटीपी होगा? 2.5 एटीपी, जिसको लोगों ने नॉर्मलाइज करके अप्रोक्सीमेट करके उसको 3 एटीपी लिख दिया फॉर द लाइक फॉर लाइक मेकिंग द कैलकुलेशंस इजी, ठीक है। इस उसको 3 एटीपी लिखते हैं। आप 2.5 भी लिखोगे हायर क्लासेस में, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी नीट में आपको 3 एटीपी समझना है। नाउ अब लोगों ने ये भी करके देखा कि NADH2 के लिए तो देख लिया, चलो अभी कॉम्प्लेक्स 1 को शट डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लोगों ने देखा कि जब कॉम्प्लेक्स 2 को ऑन रखते हैं, मतलब सक्सिनेट या FADH2 के लिए, ठीक है, वो 5 प्रोटॉन का इक्विवेलेंट नहीं होता, वो 3 प्रोटॉन्स का इक्विवेलेंट होता है। जिसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिखा जा सकता है 1.5 into 2 प्रोटॉन, ठीक है। एंड एज यू ऑलरेडी नो 2 प्रोटॉन के लिए एक एटीपी आता है, तो यहां पे क्या लिखोगे? 1.5 एटीपी, जिसको लोगों ने अप्रोक्सीमेट करके फिर से इसको बना लिया क्या? 2 एटीपी, ठीक है। तो दिस इज द रीजन हम मानते हैं कि 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP and 1 FADH2 और 1 succinate is equivalent to 2 ATP, ठीक है। ये कैसे पता लगा? बाय मींस ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इस डाटा को हम यूज करेंगे, हम पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन का एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन का एनर्जी आउटपुट मेजर करने के लिए इस डाटा को यूज करेंगे। लेट्स सी। तो यहां पे हम एक चार्ट देख रहे हैं, उस चार्ट में हम इस चीज को समझेंगे कि कहां से कितना एनर्जी, कितना एटीपी हमें मिल रहा है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP and 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम में देखेंगे कि डायरेक्ट एटीपी जो आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने पढ़ाया था आपको, वहां से कितना मिलता है। इनडायरेक्ट एटीपी मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपको कितना मिल रहा है? ऑक्स फॉस्फोराइलेशन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेटिव है, ईपीवाइलेशन फॉस्फोराइलेशन है। एंड इवेंचुअली टोटल कितना एटीपी हमें मिल रहा है, ये एक एक चीज को हम देखें। तो पहले हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता होना चाहिए, एक ग्लूकोज के लिए देख लिया, हम पूरा सिनेरियो सिंगल ग्लूकोज के लिए देख रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से आपको टोटल नेट गेन जो मिलता है ना, 4 एटीपी आपको मिलता है, 2 एटीपी आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। 2 रिएक्शन जहां पे एटीपी कंज्यूम भी होता है, एंड 4 एटीपी इन टोटल मिलता है। तो 4 - 2 कितना आएगा? 2 एटीपी। तो डायरेक्ट एटीपी आपको सिर्फ 2 मिलता है ग्लाइकोलाइसिस में, जो फर्मेंटेशन में आप लिखते हो कि 2 एटीपी फर्मेंटेशन में मिलता है, क्योंकि फर्मेंटेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, राइट, ठीक है, वहां एनारोबिक है। तो ये वाला एटीपी तो आपको मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट वाले, खाली डायरेक्ट वाले मिलेंगे, तो इसलिए वहां पे आप 2 एटीपी लिखते हो। और फिर अगर आप इनडायरेक्ट को देखते हो, वहां पे आपका 2 NADH2 मिलता है। 1 NADH2 इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी। 2 NADH2 कितने का इक्विवेलेंट होंगे? 6 एटीपी, राइट, उसी को मैंने यूज किया। 1 NADH2 इक्विवेलेंट 3 एटीपी, 2 NADH2 कितना होगा? 2 NADH2 आपका 3 एटीपी का इक्विवेलेंट होगा। तो टोटल अगर आप करते हो कितना? 2 + 6, 2 डायरेक्ट है, 6 इनडायरेक्ट है, 8 एटीपी इन टोटल, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से, खाली ग्लाइकोलाइसिस। ना हम लिंक रिएक्शन को देख रहे हैं, जहां पे हम 2 पायरुवेट्स को देंगे। वाई 2 पायरुवेट्स? एक पायरुवेट में 3 कार्बन होता है, हम क्योंकि एक ग्लूकोज से स्टार्ट किए थे, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 पायरुवेट्स, तो मैं 2 पायरुवेट्स के लिए एक साथ दिखाऊंगा। अब एक लिंक रिएक्शन में एक पायरुवेट के लिए 2 NADH2 बनता है। 2 लिंक रिएक्शन में कितना बनेगा? 2 पायरुवेट होगा, 2 लिंक रिएक्शन, तो सिर्फ कितना मिलेगा वहां पे? एक के लिए 1 है, 2 के लिए 2 NADH2, which is again equivalent to
6 एटीपी। तो इसको अगर हम लिखते हैं टोटल आपका 6 एटीपी, क्योंकि यहां पे लिंक रिएक्शन में कोई डायरेक्ट एटीपी आपको नहीं मिलता है। Now Krebs cycle it requires one acetyl coenzyme है, पर आपको पता है 2 पायरुवेट से आपको 2 acetyl coenzyme मिलता है। तो मैं दोनों के लिए कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। Now Krebs cycle में जब सक्सेनलेस कोएंजाइम से सक्सेनेट बनता है वहां पे एक जीटीपी आपको मिलता है, वो एक स्टेप के लिए। अब 2 साइकिल चलेगा तो कितना जीटीपी मिलेगा आपको? 2 जीटीपी मिलेगा। एंड जीटीपी एटीपी एक ही चीज है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 जीटीपी इक्वल टू 2 एटीपी। बात एक ही है, ठीक है। 2 जीटीपी इट इज इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंद्रिय एटीपी की अगर हम बात करते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में पूरे मतलब ये टीसीए साइकिल में 3 NADH2 मिलता है एक में। तो 2 के लिए 2 स्टेप पॉइंट के लिए 2 साइकिल, तो हम लिखेंगे कितना? 6 NADH2। तो एक NADH2 में 3 ATP, 6 के लिए आपको कितना मिलेगा? 18। एंड जब सक्सेनेट से फ्यूमेरेट बनता है, ऑक्सीडाइज होकर सक्सेन ऑक्सीडाइज होकर फ्यूमेरेट बनता है, हमें FADH2 मिलता है। एक साइकिल में एक FADH2, 2 साइकिल में 2 FADH2। एक FADH2 इक्विवेलेंट 2 ATP के लिए, 2 FADH2 इक्विवेलेंट कितने के लिए होगा? 4 ATP के लिए। तो ये टोटल कितना होगा? 18 प्लस 4, तो 18 प्लस 4 22 ATP आपको इनडायरेक्टली मिलता है क्रेब्स साइकिल से। डायरेक्टली सिर्फ 2 ATP मिलता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 2 प्लस ये डायरेक्टली जो मिला है और जो इनडायरेक्टली आपका 22 मिला है, 2 प्लस 22 मतलब 24 ATP। सो अगर आप टोटल करते हो 8 यहां पे, 6 यहां पे, 24 यहां पे, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 8 30, टोटल 38 ATP आपको मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, जिसमें से 2 प्लस 2, ठीक है, ये 2 प्लस 2 टोटल कितना होता है? 2 प्लस 2 आपका हुआ, ये जो है सिर्फ 4 ATP आपको डायरेक्ट ATP मिलता है सब्स्ट्रेट लेवल। बाकी इन 4 को आप निकाल दो ना, ये 22, ठीक है, ये वाला 22 तो क्रेब्स साइकिल से आपको मिला है, ठीक है। फिर आपका यहां पे जो लिंक रिएक्शन आपको मिला है 6, और जो आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिला है 6, तो कितने हुआ आपका? 6 6 12 प्लस 22 आपका कितना? 34 ATP आपको सिर्फ इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन, इनडायरेक्ट जो आपका ATP फॉर्मेशन है, ATP सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है 1 glucose contributes to how many ATP indirectly or from oxidative phosphorylation, आपका आंसर कितना हो चाहिए? 38 माइनस ये 4 मतलब क्या? 34 ATP, ठीक है। डायरेक्टली आपको कितना मिलता है? सिर्फ 4। और फर्मेंटेशन में आपको यही 2 मिलता है, क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन में ना लिंक रिएक्शन ना क्रेब्स साइकिल चलता है, तो ये 2 को तो आप निकाल ही दो दिमाग से। प्लस उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं चलता, तो ये भी नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास कितने ATP होंगे? 2। तो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2 ATP मिलता है, whereas in aerobic respiration if you consider both the direct ATP and the indirect ATP, you get 30 ATP in total, ठीक है। So I hope आपको क्लास मजा आया, ठीक है, क्लास करके अच्छा लगा, and you like the class, you like the explanation, ठीक है। So please subscribe to my channel and keep yourself tuned in. More discussions will be coming in, more videos will be there, okay। और भी discussions आएंगे, pedigree analysis, ठीक है, then आपके polygenic inheritance, I'll be coming to that soon। And मेरा एक पेज भी बना है फेसबुक में, ठीक है, जिसका नाम है Biomarvels, the same channel that you find it on YouTube. It's a Biomarvel page channel on YouTube and Biomarvel page on Facebook. Like them both, okay, and subscribe to them both, क्योंकि वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस का डिस्कशंस, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, I'll be providing you almost everything that you need right now, ठीक है। Thank you so much.